Hello guys, good morning. Welcome back to the Vedanta education. This is class 11 science chemistry. This is the first lecture after the Diwali vacations, and I hope you all are enjoyed the Diwali, celebrated it very well and been safe. So एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स देखे, काफ़ी सारे टॉपिक्स देखे, और हम इसमें बहुत इम्पोर्टेंटली बात ये पढ़ रहे हैं कि एटम का जो मॉडल है वो कैसे कैसे प्रोग्रेसिवली आया या दिया, और क्या क्या उसमें कमियां रही और क्या क्या उसमें सुधार होते चले गए। तो एक बार मैं आपको वापस से शुरुआत से थोड़ा सा रिकैप कर दूं। थॉमसन बाबा आए। थॉमसन बाबा ने क्या कहा कि एटम हमारा एक धनात्मक आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित बीज की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। सॉरी, काफ़ी कमियां थी। उसके बाद रदरफोर्ड बाबा आए। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है अपनी कक्षाओं के अंदर, और न्यूक्लियस क्या है, उस परमाणु का जो केंद्रित द्रव्यमान है, धनावेशित भाग होता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, और उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। काफ़ी सारी कमियां इसकी भी रहीं कि ये इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में घूमेगा, नहीं बता सका। परमाणु स्थायी क्यों है, नहीं बता सका। स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूड क्यों है, नहीं बता सका। तो उन सब चीज़ों को मॉडिफाई करते हुए फिर आया आपके कौन, बोहर बाबा। बोहर बाबा ने कहा कि भैया रदरफोर्ड ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कूलम्बिक आकर्षण बल अंदर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल अभिकेंद्रिक बल बाहर की तरफ लग रहा है, बराबर है, इसलिए वो रुका हुआ है अपनी कक्षा में। लेकिन ऊर्जा उत्सर्जित होकर के वो अंदर की तरफ गिर जाना चाहिए, वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो कौन सी कक्षा में घूमेगा, जिस कक्षा का MVR = NH/2π होगा, मतलब उसका कोणीय संवेग MVR किसके बराबर हो, NH/2π के बराबर हो, उसी कक्षा में वो घूमेगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसका ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और उस कक्षा में वो कभी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा, इसका मतलब वो स्थायी रहेगा। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़। अच्छा, फिर हमने पार्ट 2 देखा था बोहर मॉडल का। उसमें हमने उसके एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन रेडियस की बात की थी। किसकी बात की थी? हमने उसकी त्रिज्या की बात की थी गाइस। ठीक है, R हमने कैलकुलेट किया था कि उस किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहे हैं उसकी त्रिज्या कैसे होगी, वो हमने निकाला था n²h²/4πm(k)(ZE²) ये हमने निकाला था कि भैया m मास का इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कितनी त्रिज्या रहेगी कि वो n कक्षा के अंदर रहेगा। परमाणु क्या है, Z, मतलब Z क्या है, आपका परमाणु क्रमांक है, उसके अंदर रह रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला था, और इसको फाइनलाइज आपने क्या किया था, 0.529 × n²/Z एंगस्ट्रॉम के अंदर। ऐसे करके आपने क्या निकाल लिया था गाइस, इसकी त्रिज्या निकाल ली थी। किसी भी इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा में घूम रहा है उस कक्षा का आपने त्रिज्या की बात कर ली थी, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था कि नहीं था गाइस? ये था आपका पहला पोस्टुलेट, और इसमें काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं। तो ये लेक्चर देखने से पहले आप उन सभी फार्मूलाज को रिवाइज कर लें जो हमने एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग MVR = NH/2π की बात कर रखी है, हमने रेडियस की बात कर रखी है, n²h²/4π² की बात कर रखी है, हमने अभी केंद्रीय बल बाहर की तरफ जो बल लग रहा था mv²/r की बात कर ली है, हमने अंदर की तरफ नाभिक की तरफ जो आकर्षण बल है, कूलम्बिक आकर्षण बल, वो क्या है, K Q1 Q2/r², और अगर परमाणु के केस में बात करते हैं तो वो क्या है, K ZE²/r²। ये क्या है, इसका कूलम्बिक आकर्षण बल है। तो ये सारे फॉर्मूलाज अब वापस से यूज यहाँ पे होंगे, और आज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारे पास में है पार्ट 3 ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, उसमें हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करेंगे इस बोहर्स मॉडल की, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। कि भाई फलाने ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन बैठा है, पहले ऑर्बिट में बैठा है, दूसरे ऑर्बिट में बैठा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होने वाली है उसकी बात आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है, E है भैया, और वो E क्या है,
E कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होगी। ये क्या है गाइस, उसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा। क्या होती है गाइस, गतिज ऊर्जा। मतलब कोई भी पार्टिकल गति कर रहा है तो जिस ऊर्जा के कारण वो गति कर रहा है वो उसकी गतिज ऊर्जा है। और Pe क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है गाइस, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा। रुका हुआ है, स्टेबलाइज, किस बल के कारण वो एक जगह पे स्थायी रुका हुआ है, वो है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। और इन दोनों को आप देखेंगे तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले में यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ। ये होता है 12mv², और आपका जो स्थितिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला होता है गाइस kq1q2/r², है ना। जो क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन किस आवेश और किस बल के कारण रुका हुआ रहता है बच्चों, नाभिक की तरफ आकर्षण बल उसके कारण रुका हुआ रहता है, और वो क्या था हमारा kq1q2/r² था। तो ये हो गया आपका, ये है आपका, ये सिंपल यहाँ पे R कर देंगे, है ना। ये क्या है, आपके दोनों एनर्जीज की बात अपन कर रहे हैं, जो क्या है, आपके पोटेंशियल एनर्जी भी है और आपकी काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि R² लिखना है सर हमें। R² गाइस कब लिखते हैं, जब अपन उसको टोटल इंटरनल एनर्जी की, अंदर की तरफ खींचने वाली एनर्जी की बात करते हैं। देखिए, एक तो अंदर की तरफ कूलाम्बिक आकर्षण बल क्या था, kq1q2/r² था, और एक बाहर की तरफ भी तो बल लग रहा था जिसको हमने विकेंद्रीय बल mv²/r बोला था। जब आप इस बाहर की तरफ लगने वाले बल और इस बल में से आप कैंसिल आउट करते हैं तो टोटल उसको स्थितिज ऊर्जा, वह रोकने की ऊर्जा आती है हमारे पास kq1q2/r आती है, r² नहीं आएगी। तो आप इस चीज पे कंफ्यूज ना हो। आपको अगर स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो वो kq1q2/r आएगा, जबकि आपकी वो बात करता है किसकी, आपको बात करता है कूलाम्बिक आकर्षण बल की, तब वो kq1q2/r² आएगा। तो वहां पे कंफ्यूज ना हो। ठीक है। देखिए, मैं इसकी वैल्यूज की बात करता हूं। मैं इस पे आपको पहले तो इसकी मैं बात करता हूं कि ये, इसको मैं डिफाइन करके देता हूं। आप देखिए कि हमारा कांस्टेंट है, Q1 क्या है, सेंटर, है ना, केंद्रक नाभिक, तो उसमें क्या है, Ze उसका पोटेंशियल होता है, और ये Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन में मैं क्या लगा दूं, माइनस चार्ज लगा दूं, क्योंकि वो क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। तो फाइनली इसको मैं क्या लिख दूं, माइनस में kZe²/r लिख देता हूं गाइस। ठीक है क्या, ओके। तो अब मैं इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूं, तो मैं क्या लिख दूंगा, E = 12mv² - kZe²/r। ये देखिए, तो ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे आता है, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ पे इस mv² की वैल्यू पुट करूं, देखिएगा mv² की वैल्यू कहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, कहाँ से निकाल सकता हूँ। रेडियस जब हमने निकाली थी, हम बात करते हैं एज पर रेडियस एप्लीकेशन के हिसाब से हमने जब कैलकुलेट किया था तो हमने क्या कहा था कि mv²/r इक्वल्स टू क्या होता है गाइस, kZe²/r² होता है कि नहीं होता है, बताइए मुझे। होता है ना, ये क्या है, ये अभिकेंद्रीय बल बाहर की तरफ लगने वाला, और ये कूलाम्बिक आकर्षण बल। है ना, यही तो कहा था बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ कूलाम्बिक आकर्षण बल जो है वो बाहर की तरफ लगने वाले विकेंद्रीय बल के बराबर है। तो मैंने लिख दिया। तो mv² यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv² = r, इधर चला जाएगा तो r से r कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, kZe²/r बच गया। बोलो गाइस, बचा कि नहीं बचा। ठीक है क्या, आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो mv² की वैल्यू मेरे पास आ गई है, वो है kZe²/r आ गई है। ठीक है, kZe²/r। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन वैल्यू इन
इक्वेशन 1 के अंदर मैं इस mv स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो देखिए क्या होगा, E इक्वल्स टू हाफ तो मेरे पास पहले से ही है, तो हाफ को कहाँ ले जाऊंगा, डिवाइड में, तो मेरे पास क्या है mv स्क्वायर की वैल्यू k z e स्क्वायर ओवर r, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से, तो मैं 2 को यहाँ लिख देता हूँ, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, है ना, और माइनस में क्या है, माइनस में क्या है, k z e स्क्वायर ओवर r है। अब जरा देखिए इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब ये तो क्या है 1, तो 1 के जेड ई स्क्वायर, और इसके आगे क्या लिखा है, डिवाइड बाई 2, मतलब हाफ के जेड ई स्क्वायर ओवर आर। समझिए आप, ये कोई भी वैल्यू है, दोनों सेम है ना, तो हाफ में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस हाफ बच जाएगा कि नहीं बचेगा, तो ई कितना हो गया, ई कितना हो गया, माइनस हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर ओवर आर माइनस हाफ 1/2, मतलब यहाँ पे मैं 2 कर दूं। जरा देखिए ये आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बोलो जी, कहीं कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल शब्दों के अंदर हमने इसमें से क्या कैलकुलेट कर लिया, माइनस के जेड ई स्क्वायर ओवर 2r हमने इसमें से कैलकुलेट कर लिया है जी, कोई दिक्कत? अब देखो, अब मैं r की वैल्यू बात करता हूँ। रेडियस क्या है हमारे पास में, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, r इज इक्वल्स टू क्या है गाइस, n स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। अरे भैया यही तो हमारे पास रेडियस है, तो मैं इस r की वैल्यू को मैं क्या रख देता हूं, वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं क्या करूं, r की वैल्यू को पुट कर देता हूं, इत्थे ले जाऊं मैं, है ना, यहां पे ले जा रहा हूं। अब इस r की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूंगा तो उससे मुझे सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, r की जगह वैल्यू पुट करते, r तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल मीन्स हट जाएगा वहां से, और नई वैल्यू हमारे सामने होगी। चलिए मैं उसको रख के बताता हूं आपको कैसे होगा। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट करता हूं, ठीक है, मैं इस e के अंदर पुट करता हूं, देन e इज इक्वल्स टू, ऊपर तो यही रहने वाला है हमारा k जेड ई स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना, डिवाइडेड बाय 2 भी यहाँ पे रहने वाला है। अब इस r की जगह देखिए मैं क्या लिखूंगा, ये n स्क्वायर जेड स्क्वायर, डिवाइड में ये सारा आएगा, यहाँ पे डिवाइड में ये आएगा तो घूम के ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा, है, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, क्या है ये, 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है ना? मैंने केवल ये वैल्यू को यहाँ पे पुट किया और घुमा करके रख दिया है, ऊपर ले गया मैं इसको, इसको मैं कैंसिल कर दूं, ये तो हो गया 2, n कहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, z कट रहा है जी, ये लीजिए मैंने काट दिया, n स्क्वायर z हो गया, ठीक है, और एक z यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर से आप ये जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आप पुट कीजिए, और अगर आप पुट करते हैं तो सीधे सीधे आपको मिलेगा जो है क्या गड़बड़ कर दी, अरे यहाँ पे गड़बड़ क्या कर ली, देखो एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे ये n स्क्वायर एच स्क्वायर है, जेड स्क्वायर नहीं है। अरे कहाँ सो रहे हो प्यारे बच्चों, इसको काय को काट दिया तुमने, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख दूं इसके अंदर, E इक्वल्स टू मैं क्या लिख रहा हूं, देखो 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, और m अब देखिए k का स्क्वायर हो जाएगा, 2k है तो k का स्क्वायर, z का स्क्वायर, और e में क्या हो जाएगा, रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। This is the value of energy of the particular orbit in which electron is revolving। ठीक है क्या, ये क्या है, उसका वैल्यू है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, then there is a negative sign, so I must put negative sign here। ठीक है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब फिर से वही वाली बात आएगी बच्चों, अब फिर से वही वाली बात आएगी कि यहां पर कौन कौन सी चीज कांस्टेंट है, कौन कौन सी चीज कांस्टेंट है उनको आप पहचानेंगे, और कांस्टेंट वैल्यूज को साइड में कीजिए, उनका कांस्टेंट लिखिए, एंड यू विल बी फाइंडिंग व्हाट, आपको मिलेगा एक डेफिनेट वैल्यू।
देखिए n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, भैया जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है जिसकी आप एनर्जी निकाल रहे हो वो हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा। z क्या है बच्चों, z है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और कांस्टेंट्स क्या हैं, कांस्टेंट है ना, नियतांक कौन कौन है, नियतांक कौन कौन है, देखो बच्चों नियतांक है आपका पाई भी नियतांक है, ठीक है, आपका m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नियतांक है, k भी एक नियतांक है, z आपका आ चुका है, e भी क्या है फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है ना, और आपका h भी नियतांक है, प्लांक्स का कांस्टेंट। तो इन सभी के वैल्यूज अगर आप पुट करते हो नियतांक की तो आता है 21.69 इंटू 10⁻⁻19 आता है, चूंकि ये नेगेटिव में है तो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया है, इंटू हमारे पास दो वेरिएबल चीजें हैं जो कांस्टेंट नहीं है, नियतांक नहीं है। कौन कौन नियत नहीं है, एक तो z और एक n, तो ऊपर क्या है z स्क्वायर, नीचे क्या है n स्क्वायर। ये आपकी फाइनल एनर्जी आ गई और ये क्या है जूल पर एटम है। किसी एक एटम के जिसका z क्या है, वो एटॉमिक नंबर क्या है z, और उसके कौन से कॉस की बात कर रहे हैं, n कॉस की बात कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतने जूल प्रति एटम हो जाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, ठीक है। तो ये है आपकी फाइनल एनर्जी। अच्छा, इसी को आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए आप कन्वर्ट करेंगे ना बच्चों तो आपको एक और इसका फॉर्मेट मिलेगा, -13.6 इंटू z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। ये किस में है बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। संभालना इसको, क्या मैं कह रहा हूं, ये किसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम है। इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। क्या समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, ठीक है ना। अब देखो, अब आप ये समझ गए होंगे सारी कहानी, तो मैं एक बार वापस से आपको बता दूं कि हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये है E इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर, फिर क्या है m, फिर k स्क्वायर z स्क्वायर एंड e रेज़ टू पावर 4 ओवर n स्क्वायर h स्क्वायर। जबकि r का फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर ओवर r स्क्वायर था। r की वैल्यू थी वो ये रही हमारे पास, e की वैल्यू ये आ रही है। इसमें से सभी कांस्टेंट्स को साइड में निकाल के उनकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास e क्या हो जाएगा, नेगेटिव 21.69 इंटू 10⁻⁻19 इंटू z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। किसमें है ये जूल प्रति एटम में है। इसी को आप अगर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट चेंज करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 13.6 इंटू z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम हो जाएगी। ये है आपका यहाँ पर ऊर्जा हमने कैलकुलेट की है कि इलेक्ट्रॉन अगर nवें सेल में है, nवें कोष में है, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी वो हमने पता किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लिमिटेशंस हैं, जो कमियां हैं, आप बोहर की वो कमी मान लीजिए या इसको बात को चुपचाप याद रख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो बात है। पहली तो क्या है कि भैया ये भी किसके ऊपर लागू होगा, ये भी किसके ऊपर लागू होगा, ये होगा आपका वही कौन, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज के ऊपर लागू होगा, पहली बात, ठीक है। पहली बात क्या है, यह है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसी समूह पर लागू होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम +1 है ना, और लिथियम +2। आपने एप्लीकेशन 1 पार्ट 2 ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में आपने पढ़ा होगा। कौन है हाइड्रोजन जैसे समूह, कौन है, एक इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन वालों को हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन जैसे समूह बोल रहे हैं, जिनके ऊपर ये लागू होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दूसरी चीज देखिए कि यहाँ पर ये जो ऊर्जा के अंदर आप देखेंगे ना, फॉर्मूले के अंदर एक होल नंबर आ रहा है,
ठीक है। देखिए कैसे, n की वैल्यू की आप बात करेंगे कि भैया इस फॉर्मूले के अंदर z तो क्या है, परमाणु क्रमांक है ना, z क्या है, परमाणु क्रमांक है, तो ये तो क्या होगा, एक पूर्ण संख्या आएगी, परमाणु 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, परमाणु क्रमांक 1.5 तो हो नहीं सकता, संख्या तो 1.5 हो नहीं सकती। फिर बात आती है केवल n की, तो n जो है वो हम किस में पढ़े थे, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में पढ़े थे कि जो हमारे पास n है, जो कोष की संख्या है वो कितनी होगी, n की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4 थी, पूर्ण संख्या थी, वो फ्रैक्शन में तो थी नहीं, भिन्नात्मक तो था नहीं, ठीक है। इसका मतलब जो ऊर्जा है वो कैसी होती है, क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्वांटा के रूप में होती है, टुकड़ों के रूप में होती है, ठीक है। चूंकि n बराबर पूर्ण संख्या, अतः उस कोष की ऊर्जा भी क्वांटीकृत, ठीक है, होगी, ठीक है ना। क्वांटीकृत का मतलब है टुकड़ों में, पैकेट में, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। और एक सबसे लास्ट बात मैं इसमें आपको बता दूं कि एनर्जी के ऊपर एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 0 से कम नहीं बच्चों, कभी भी एनर्जी के आगे साइन को आप 0 से कम या ज़्यादा के लिए यूज ना करें, क्योंकि एनर्जी के ऊपर जो नेगेटिव साइन आता है वो ये नहीं कहता है कि उसका मान 0 से कम है या ज़्यादा है, वो एक ही बात कहता है कि एनर्जी का डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे आप बात करोगे तो एनर्जी के डायरेक्शन की बात होगी, और कहीं दूसरी जगह आप एनर्जी की बात करोगे तो वो एनर्जी के उत्सर्जन और अवशोषण की बात होगी। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ये बताता है कि ये जो एनर्जी है ये किसके रूप में है, वो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नाभिक की तरफ, ठीक है। ये यहां देखिए मैं लिख देता हूं, यहां नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की ओर लगने वाले आकर्षण को बताता है। क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लग रहा है, नाभिक की तरफ अट्रैक्शन लग रहा है, आकर्षण लग रहा है। ये चीज हमें इस एनर्जी के अंदर इस नेगेटिव साइन से पकड़ में आ रही है। ये जो ऋणात्मक आवेश लगा हुआ है, ऋणात्मक साइन लगा हुआ है, ये हमें ये बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इतने अट्रैक्शन से नाभिक की तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। इतने अट्रैक्शन फोर्स से वो क्या है, नाभिक की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन इसकी बात कर लें। चलिए तो अपन ये कहते हैं कि भैया हीलियम का कोई भी आपके पास आयन दे दिया तो उसकी पहली और दूसरी, ठीक है, पहली और दूसरी एक्साइटेड स्टेट के बीच में कितने ऊर्जा का अंतर है, ठीक है। चलिए एक ही क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, आप समझ जाएंगे, फिर अपन इसका लास्ट एप्लीकेशन वेलोसिटी लेंगे, वेग लेंगे इसका। देखिए He+ समूह या आयन की मैं बात करूं, आयन के फर्स्ट व सेकंड उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा अंतर बताना है। देखो जरा गौर से,
क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है कि हीलियम प्लस आयन है, इसके पहली और दूसरी उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा का अंतर अपने को कैलकुलेट करके बताना है। तो वो क्या होगा? तो मैं क्या करूं, पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है उसका पता करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये नाभिक है, ठीक है, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है बच्चों, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि हीलियम प्लस, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 पहले s के अंदर, है ना, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये हीलियम का हाल है। अब मैं हीलियम +1 की बात कर रहा हूँ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक बचा वो यहाँ पे बैठा है। तो एग्जैक्ट स्टेट क्या है हीलियम प्लस की? ये है। इतना समझ में आ रहा है? ये किसका स्ट्रक्चर है? He+ का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर ये देखिए कि मैं फर्स्ट स्टेट की बात कर रहा हूं, पहली उत्तेजित अवस्था। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को अगर मैं उत्तेजित अवस्था में लेके जाता हूं ऊर्जा देकर के, तो वो कहां जाएगा? जंप करके यहां पहुंचेगा। तो ये क्या है? फर्स्ट उत्तेजित अवस्था। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? और यहां से मैं यहां ले जाऊंगा तो फर्स्ट के बाद ये क्या आ जाएगी? सेकेंड है। बच्चों समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये क्या है? सेकंड उत्तेजित अवस्था। ओके, और फर्स्ट उत्तेजित अवस्था का मतलब कोष कौन सा हो गया? टोटल कोष कौन सा हो गया इसका? पहला कोष ये, दूसरा कोष हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड कोष हो गया। देखो बच्चों, और सेकंड उत्तेजित अवस्था का मतलब कौन सा हो गया? थर्ड कोष हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो देखो इट इज व्हाट इक्वल्स टू n। तो यहां पे फर्स्ट उत्तेजित अवस्था का मतलब n कितना हो गया? 2 सेकंड कोष, और सेकंड उत्तेजित अवस्था का मतलब n इक्वल्स टू थर्ड, तीसरे कोष की मैं बात कर रहा हूं। तो बस अब मैं क्या कर लेता हूं, पहले तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट उत्तेजित अवस्था की मैं बात कर रहा हूं, पहली उत्तेजित अवस्था बराबर सेकंड कोष। तो मैं क्या कर दूं? E2 निकाल लूं क्या? E2 निकाल लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत। E2 मतलब एनर्जी ऑफ सेकंड सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -13.6 गुना Z²/n²। ये क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या है? फॉर्मूला है कि नहीं है प्यारे बच्चों? क्या है ये फॉर्मूला? है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये फॉर्मूला होता है। चलो जी देखिए 13.6 इंटू Z कितना है? क्योंकि मैं हीलियम की बात कर रहा हूँ। हीलियम क्या है? एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर, और n भी क्या है? सेकेंड कोष की मैं बात कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया? -13.6 कैंसिल हो गया ना। तो E2 इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक एटम के जो कौन है हीलियम प्लस, उसके सेकंड कोष, दूसरे कोष की ऊर्जा आप निकालेंगे तो वो कितनी आ रही है? वो आ रही है आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। चलो अब मैं बता देता हूं आपको इसी हिसाब से हमें क्या निकालना है? तीसरा कोष भी तो निकालना है ना? सेकंड उत्तेजित अवस्था इक्वल्स टू थर्ड कोष। तीसरे कोष में क्या करेंगे? -13.6 इंटू Z²/n² -13.6 इंटू Z वही है हमारे पास 2 का स्क्वायर। क्यों बच्चों? हीलियम उसी की तो बात हो रही है, 2 का स्क्वायर, n क्या हो गया अब? 3 का स्क्वायर, तो -13.6 इंटू 2 × 4/9। E3 हमारा ये है बच्चों, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करें और E3 - E2 कर लें। है ऊर्जा का अंतर देखिए कैसे करेंगे। ऊर्जा का अंतर क्या होता है? डेल्टा E इक्वल्स टू E3 - E2, ठीक है ना। देखो नेगेटिव में छोटी वैल्यू आएगी ना, 4/9 कितना हो गया? ऑलमोस्ट 0.4 है ना। तो 0.4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बढ़ेगी ना वैल्यू, माइनस में कम होती जाएगी, तो मतलब वैल्यू बढ़ेगी। तो E3 की वैल्यू ज्यादा है E2 से, तो E3 - E2 करोगे तो वो वैल्यू यहाँ पे इसका अंतर आ जाएगा, दोनों कोष के बीच में ऊर्जा का अंतर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा गाइस? तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया है। ये जो आपने देखा किसी भी इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर कोष में जहां पे वो है उसकी ऊर्जा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर वेलोसिटी की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी फला कोष में बैठा है तो वो कितने वेग से घूमेगा, उसकी भी हम बात करेंगे, जिसको क्या कह रहे हैं? वेलोसिटी कह रहे हैं।
चलिए गाइज, अब अपन बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कोस में किस वेग से घूमता है उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं, डेराइव करते हैं, फिर उसके बारे में हम एक आध क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए देखिए, अगर अपने को अपन थोड़ा सा रिकॉल करते हैं बोहर के अनुसार, तो क्या आता है, बोर के अनुसार एक चीज हमने पढ़ी थी गाइस, क्या पढ़ी थी, कि उसका जो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल जो है वो किसके बराबर होता है बच्चों, कूलाम्बिक आकर्षण बल के बराबर होता है। और ये हमने क्या लिखा था, अभिकेंद्रीय बल क्या लिखा था बच्चों, एम वी स्क्वायर ओवर आर लिखा था। किसके, कूलाम्बिक अट्रैक्शन बल क्या हो गया, के जेड ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ये था कि नहीं था, समझ रहे हैं ये बात। अच्छा देखिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर मैं कहूं कि मैं इस r को इधर ले जाऊं या इस r को मैं इधर ले आऊं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एम वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर ओवर आर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर है। इसको कैंसिल किया तो मेरे पास क्या बच गया, एम वी स्क्वायर आर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने एक खुरापात देख ली, वो खुरापात क्या कर दी मैंने, इसको तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया, ये जो आपके पास क्या है v स्क्वायर है उसको तोड़ दिया और इक्वेशन 1 बना ली। और इसको क्या लिख दिया मैंने, एम वी आर, वी स्क्वायर में से एक v को बाहर रख दिया गुणा में, लेके नहीं गया है यहीं पे, लेकिन मेरे पास एम वी आर बन गया, एक हमारे पास ट्रिक बन गई। और वो ट्रिक क्या है, क्योंकि हमें मालूम है, हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी कोस का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, NH ओवर 2 पाई के बराबर होता है। ये हमें मालूम है, ठीक है, मालूम है कि नहीं है। तो मान किस में रखूं मैं, इक्वेशन 1 के अंदर रख के देखता हूं, ये वाला मान वहां लेके जाऊंगा। तो इस एम वी आर की जगह मैं क्या लिख दूं, NH ओवर 2 पाई लिख दूं क्या, तो NH ओवर 2 पाई और वेलोसिटी v, तो ये v तो यहाँ पे पड़ा ही है एक, तो इस एम वी आर की जगह मैंने क्या कर दिया, ये NH ओवर 2 पाई रख दिया है यहाँ पे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इक्वल्स टू वो क्या है, के जेड ई स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है, के जेड ई स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब देखो के जेड ई स्क्वायर के बराबर तो ये है। अच्छा मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वेलोसिटी v चाहिए ना, वेलोसिटी v चाहिए, तो मैं इसको पूरे को इधर ले जाऊं, तो v विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर, पूरा का पूरा इसके डिवाइड में आएगा तो घुमा करके लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई तो ऊपर चला गया और NH कहाँ रह गया, नीचे रह गया। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात, आई कि नहीं आई समझ में, है ना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और वो क्या है, अब यहाँ पर आप निकाल लो कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट जो है आपके पास में वही n, तो क्या है, कोस की संख्या, कोस की संख्या। भाई इलेक्ट्रॉन का आप वेग निकाल रहे हो तो कोस तो बताना पड़ेगा कि फलाने कोस में है, तो कोस के हिसाब से क्या हो जाता है, वेग कमती बत्ती होता रहता है, इसलिए कोस की संख्या निकाल ली। n क्या है, कोस की संख्या। z क्या है, परमाणु क्रमांक। ओके, अब आप नियतांक देख लीजिएगा, नियतांक कौन कौन है, k, e एंड पाई और h, के ई पाई h, बचा क्या, z और n। और इनकी वैल्यू जो है ना बच्चों, सबकी आप वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या होता है, 2.188 इंटू 10⁸8। सभी नियतांकों को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। और बचे कौन हमारे पास, ऊपर तो क्या बच गया, z और नीचे क्या बच गया, n। ये है आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला, और ये होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मतलब इलेक्ट्रॉन इस रफ्तार से किसी भी निश्चित कोस के अंदर घूमता रहता है, गति करता रहता है। समझ में आपको ये बात आ रही है कि नहीं आ रही है। कितना है वो, v इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁸8 इंटू z ओवर n। इस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता, मतलब 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वो घूम जाता है इलेक्ट्रॉन किसी भी नाभिक के चारों ओर। बताओ बात समझ में आती है कि नहीं आती है। अच्छा देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको अगर ये पूछता है कि कोस की संख्या बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, पहले कोस में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी गति इतनी है, दूसरे कोस में इतनी, तीसरे कोस में इतनी, तो बताओ क्या होगा, गति बढ़ेगी या कम होती चली जाएगी। तो देखो आप यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हो। अच्छा मैं इसको
अभी थोड़ा सा चलिए यहीं पे मैं बात कर लेता हूं इसके बारे में। अगर आप इस रिलेशन को देखेंगे हाइड्रोजन के लिए देखते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि भैया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले कोष में है, फिर दूसरे कोष में, फिर तीसरे कोष में, गति सबसे ज्यादा किस में रहेगी? तो आप यहां पे देखिए कि V जो है, V ये भी कांस्टेंट है। और अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करता हूं, फोर हाइड्रोजन V रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? N के। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये कांस्टेंट है हाइड्रोजन के लिए, ये भी कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। ये तो सारे n बदलेगा तो n v की क्या हो गया? उल्टा हो गया। इसका मतलब n जो है ना, आप जैसे ही कोस बढ़ाओगे n की वैल्यू कोस की संख्या बढ़ेगी तो वेग v जो है घटेगा। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है आपको? तो जैसे जैसे कोस की संख्या बढ़ती जाएगी वेग जो है इलेक्ट्रॉन का घटता चला जाएगा। और ये आपके पास इसका फॉर्मूला है v इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁸ z/n। ये क्या है? आपके पास वेग का फॉर्मूला है। और एक सिंपल सी कहानी आपने ये देखी कि जैसे जैसे कोस दूर चला जाएगा किसके? नाभिक के, तो वो क्या होगा? उसके वेग जो है वो घटते चले जाएंगे। ठीक है क्या? तो अब आप इस हिसाब से वेग निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे क्या? चलो अब एक बार मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं। छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हाउ मच टाइम एन इलेक्ट्रॉन विल टेक फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम 2+? ओके, चलो अब देखो बच्चों, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इसमें आपके दिमाग की सारी एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना? दिमाग की सारी एक्सरसाइजेज हो जाएंगी। वो क्या है वो देखिए। ये बोल रहा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है ना उसको रखिएगा। ये कह रहा है कि हीलियम प्लस के अंदर अगर सेकेंड ऑर्बिट दूसरे कोष में, देखना He+ में सेकेंड कोष में इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर में कितना समय लगेगा? बोलो समझ में आई क्या बात? तो देखो आपको वही वाली बात हो गई कि आपकी गाड़ी को यहां से लेकर के जयपुर से अजमेर जाने में कितना समय लगेगा। तो आप क्या करेंगे? दूरी बटा वेग है, दूरी बटा वेग करेंगे। तो यहां पे भी आप कर लीजिए लगने वाला समय दूरी बटा वेग। अब मैं इलेक्ट्रॉन के केस में बात करता हूं। इलेक्ट्रॉन के केस में दूरी क्या है? ध्यान देना दूरी क्या है बच्चों? दूरी पे ध्यान देना बहुत ही सुंदर तरीके से। दूरी क्या है? कोष की परिधि होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहां पे बैठा है तो वो एक चक्कर इधर से काट के आएगा। तो ये क्या है? परिधि है कि नहीं है ना? परिधि है कि नहीं है? और वो क्या हो जाती है? परिधि क्या होती है? 2πr। बोलो जी, कितना सिंपल काम है कि नहीं है? ठीक है, तो उसके कोष की परिधि दूरी तो क्या होगी? परिधि हो गई। तो मैंने क्या लिख दिया? 2πr लिख दिया। वेग क्या है? वेग क्या है? वेलोसिटी v, ये रहा। ठीक है क्या? बोलो जी, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से तो। ठीक है, आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तो मैं अब क्या करता हूं? r का फॉर्मूला लिख दूं। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो टाइम टेकन, समय t इक्वल्स टू टाइम टेकन, दूरी कितनी आ गई? 2πr। तो 2πr का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। r का फॉर्मूला क्या था? 0.529 इंटू क्या था बच्चों? n²/z² था कि नहीं था? था कि नहीं था? n² over z² डिवाइडेड बाय
v वेलोसिटी, अभी अभी हमारे पास वेलोसिटी क्या आ रही थी 2.188 इंटू कितना आ रहा था बच्चों, कितना आ रहा था 10⁸ इंटू n ओवर z। ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आप मुझे खुद ही बताइए ये आ रहा था या नहीं आ रहा था। ठीक है, सॉरी z ओवर n। ये है आपके पास में दोनों चीजें यहाँ पे आपके सामने है कि भैया टाइम के लिए फॉर्मूला जो है वो उसमें क्या चीजें आपको यहाँ पे देखनी होंगी। ठीक है, ये n² ओवर z। एक चीज ध्यान देना, मैं यहाँ लिख रहा हूं r इक्वल्स टू 0.529 इंटू n² ओवर z। ये किस में है बच्चों, एंगस्ट्रॉम में है ना। और वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी किस में है, ये है एंगस्ट्रॉम में। और वेलोसिटी क्या है 2.188, अभी हमने निकाली है, दोनों चीजें हमने पता किया है, फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, इंटू z ओवर n, ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो या तो आप इसको सेंटीमीटर में निकाल लो या इसको एंगस्ट्रॉम में निकाल लो, हमारे पास रिलेशन है। इसको मैं सेंटीमीटर में निकाल लेता हूं, सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻8 से गुना कर दूं। ठीक है, तो 0.529 इंटू 10⁻⁻8 इंटू n² ओवर z सेंटीमीटर हो गया, और ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है। तो मुझे यहाँ क्या रखना है, अब ये मान रखने हैं। समझ में आया क्या, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो अब मैं ये मान रख देता हूं। तो t बराबर क्या रहेगा मेरे पास 2 इंटू पाई कितना है 13.14 इंटू r की वैल्यू ये रही मेरे पास 0.529 इंटू 10⁻⁻8 इंटू n कोस कौन सा है, कोस कौन सा है सेकेंड, तो सेकेंड मतलब 2 का स्क्वायर ओवर z कितना है गाइस हमारे पास हीलियम है तो 2 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, r की वैल्यू आ गई आपको समझ में। देखिए फिर मैं v की वैल्यू वेलोसिटी हमने कितने निकाली है 2.188 इंटू 10⁸8 गुणा z बटा n, z कितना है 2 बटा n कितना है 2 सेकेंड कोस। ठीक है, ये लीजिए ये तो अपने आप में कट मिट गए, ये भी अपने आप में कट मिट गए। ठीक है, 10⁻⁻8 और ये भी 10⁻⁻8 कितना हो गया 10⁻16, क्योंकि ये डिवाइड में है बच्चों, नीचे की तरफ है ना। सॉल्यूशन आपको आने चाहिए बहुत ही सिंपल तरीके से, आप ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट ना करें इसको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ऐसे लिख लेते हैं 10⁻8 मतलब 10 में 1 2 3 4 ऐसे, नो ऐसे क्या मल्टीप्लाई कभी करने मत बैठ जाना, फंस जाओगे। ठीक है, कैंसिल करना सीखो। तो ये 10⁻8 है, आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो 10⁻⁻8 और 10⁻⁻8 ये आके कितना हो जाएगा 10⁻16। अब देखो मेरे पास क्या क्या बचा है यहाँ पे, एक तो 2 ये बचा है और एक 2 ये बचा है 3.14, ये मैं लिख देता हूँ एक बार 2 इंटू ये वाला 2 इंटू 3.14 इंटू 0.529। बोलो यही है हमारे पास सारी चीजें। ठीक है, डिवाइड में इधर क्या बचेगा 2.18। ओके, ये इसको मैंने ऊपर लिया तो क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁻16, ये है हमारा पास। और ये किस में था, r किस में था सेंटीमीटर में, वेलोसिटी किस में थी सेंटीमीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो ये क्या हो गया सेकंड। अब मेरे को गणित कम आती है, आप इसको सोल्व कर लेना। क्या मेरे को गणित कम आती है, आप इसको सोल्व कर लेना सारे को, आपको मालूम चल जाएगा कि कितना समय उसमें लगने वाला है, कितना समय उसमें लगने वाला है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया आपको। ठीक है, चलें क्या आगे, चलें क्या। अब इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताने वाला हूँ, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और आपको मैं बता रहा था क्या कुल ऊर्जा, उनके बारे में भी एक छोटी सी कहानी अपन यहाँ पे गढ़ लेते हैं, बना लेते हैं। देखो हटा दूं क्या इसको मैं हटा दूं क्या देखिएगा गाइस, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या थी हमारे पास 12 mv²।
ठीक है। और इसको मैंने mv स्क्वायर की वैल्यू रखी थी, तो इसको क्या निकाल लिया था हमने, kZe स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या बना लिया था, kZe स्क्वायर ओवर 2r लिख लिया था। लिखा था कि नहीं लिखा था? एक चीज, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी प्यारे बच्चों, -kZe स्क्वायर ओवर r, थी कि नहीं थी? पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, -kZe स्क्वायर ओवर r, ठीक है। और टोटल एनर्जी क्या थी हमारे पास में, टोटल एनर्जी क्या थी, टोटल एनर्जी वॉज माइनस में kZe स्क्वायर ओवर 2r। यही तो था, यही तो था, E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, था कि नहीं था? तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसका आधा, हाफ ऑफ kZe स्क्वायर ओवर r है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 1 ऑफ kZe स्क्वायर ओवर r है। तो आधे में से एक माइनस करोगे तो माइनस का आधा बच जाएगा ना, देखो 1/2, हाफ ऑफ दिस बच गया। समझ में आ रही है क्या बात? अब इससे देखो, इससे मैं क्या कर सकता हूं, ये सारी चीजों को अगर मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट मान लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये रिलेशन आएगा क्या, ये भी कांस्टेंट। किसी निश्चित परमाणु के लिए करूंगा तो Z भी नियत हो जाएगा, E भी हमारे पास नियत है, ठीक है। 2 को भी हटा दीजिए क्योंकि ये भी एक फिक्स वैल्यू है। तो क्या बचा मेरे पास, K काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या हो गई, 1/r, r के व्युत्क्रम हो गई। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी निकालिए, देखिए क्या आता है, r नीचे की तरफ ही है, तो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, 1/r। और जो टोटल एनर्जी है गाइस, टोटल एनर्जी जो है वो भी आप देखिए कि वो कितना आ जाएगा, वो भी कितना आ गया, अच्छा इसमें माइनस है। अब आप जरा देखो कि अगर मैं r बढ़ाता हूं, रेडियस बढ़ाता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम होगी ना। r बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, घट गई। उधर देखिए जरा, अगर मैं कोष की संख्या बढ़ाता हूं तो वेग घटता है, वही चीज r बढ़ेगा तो कोष की संख्या बढ़ेगी ना, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, तो जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब देखिए जैसे जैसे मैं r बढ़ा रहा हूं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा की क्या हाल हो रहा है, बताइए, घटेगा बढ़े। आप ये मत देखिए कि व्युत्क्रम, अरे भैया माइनस साइन है, व्युत्क्रम तो है लेकिन माइनस साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये घटने की जगह बढ़ रही है। r बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी भी क्या हो रही है, टोटल एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव साइन है, इनका ध्यान रखिएगा। तो केवल गतिज ऊर्जा रेडियस त्रिज्या बढ़ने से घटती है, बाकी स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती चली जाती है। और आपकी वेग जो है वो भी क्या होता है, कोष की संख्या बढ़ने से घटता है, ठीक है क्या। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बोहर्स एटॉमिक मॉडल पार्ट 1, 2 एंड 3, जिसमें 3 एप्लीकेशंस हमने पढ़ी हैं। रेडियस निकाला, उसका कुल ऊर्जा निकाली और उसकी वेग निकाला किसी निश्चित कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है क्या। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, जो है हमारा स्पेक्ट्रम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस आपके जहां भी हाथ लगे आप उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।